हेलो बच्चों, जय हिंद। एनडीए 2024 आयोटा 2.0 में आपका स्वागत है। सक्सेस वाला प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और आज के दिन फिर एक बार एक नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। मैंने आपको सेट थ्योरी पढ़ाया, सेट थ्योरी, और उसके बाद रिलेशन फंक्शन भी पढ़ाया। तो आज एक नए चैप्टर रिलेशन के बाद हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। और इसके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एनडीए में कंफर्म होते हैं, आज कंफर्म कर दिए जाएंगे। आप ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा। और पी बाई क्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चंस हैं जो एनडीए में आए हुए हैं इस चैप्टर के, बहुत सारे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। आप उसके सारे क्वेश्चन लगाइएगा तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो बेटा शुरू करते हैं। बहुत ही शुरुआत से फंक्शन क्या होता है तो समझते हैं। फंक्शन, सबसे पहले ये समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन, जैसे आप हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा, रिलेशन पढ़ा है। रिलेशन पढ़ा है ना, रिश्तेदारी। रिश्तेदारी क्या होता था, दो सेट के बीच में रिश्तेदारी करते थे। तो फंक्शन भी एक टाइप का क्या है, रिलेशन है। फंक्शन भी एक टाइप का क्या है, रिलेशन है। फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। आप देखिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है क्या है फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए हैव सम एलिमेंट्स एंड सेट बी हैव सम एलिमेंट्स। सो मतलब सेट ए में भी सबसे पहली कंडीशन है कि दोनों सेट में एक मिनिमम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। मतलब दोनों सेट जो होंगे वो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। तो सेट ए हैव a1 a2 a3 a4 एंड सेट बी हैव b1 b2 b3 b4। सो एवरी a is belongs to a and every v belongs to capital B. So here set A is called domain of a function and set B is called a codomain of a function. Are you getting my point or not? बिल्कुल क्लियरली धीरे से समझा रहा हूं मैं आपको कि सेट A को हम लोग डोमेन बोलेंगे और सेट B को हम कोडोमेन बोलेंगे। सेट A और B में क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए दोनों के दोनों। कैसे होने चाहिए बेटा, नॉन एम्प्टी सेट होंगे, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, नॉन एम्प्टी सेट होंगे, नॉन एम्प्टी होने चाहिए दोनों के दोनों। ठीक है, नॉन एम्प्टी। फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन, ये भी एक टाइप का रिलेशन है। ठीक है, मगर हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता, मगर हर एक फंक्शन रिलेशन होता है। ठीक है, तो फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए कि फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट, सेट ए एंड सेट बी। एंड सेट ए इज कॉल्ड, सेट ए, देखिए सेट ए क्या है, देखिए सेट ए को हमने क्या माना है, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एंड सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ सच दैट ए इंप्लाइज बी, मींस दैट ए टू बी अंडर एफ लिखा जाएगा। एफ इसको बोल भी सकते हैं, एफ सच दैट ए इंप्लाइज बी, ए टू बी अंडर एफ। ठीक है, और सबसे पहली बात है कि कोई भी फंक्शन सेट, कोई भी फंक्शन कब होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या हुई, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इन्वॉल्व इन मैपिंग। ऐसा नहीं कि सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के साथ। और देखो फंक्शन का एक दूसरा नाम भी क्या है, मैप या मैपिंग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मैप और मैपिंग भी बोलते हैं। तो सेट ए के ऑल एलिमेंट ऑफ सेट हैव ए डिफरेंट इमेज इन सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ये नहीं कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस हो जाए, ऐसा नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। कभी भी ऐसा दिखाई दे तो बेटा ये फंक्शन नहीं होगा। केवल ये फंक्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मगर ये फंक्शन नहीं होगा। एक एलिमेंट का कोई दो इमेजेस नहीं हो सकती, मगर दो एलिमेंट की एक कॉमन इमेज हो सकती है और एक की एक इमेज हो सकती है, वो फंक्शन होगा। मगर एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होंगी। अगर एक एलिमेंट की दो इमेज होंगी तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्या है, वो फंक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहली कंडीशन है कि सारे एलिमेंट सेट ए के इन्वॉल्व होंगे मैपिंग में, और हर एक
की डिफरेंट इमेज होगी। दूसरा क्या है, ऑल एलिमेंट सेट इन्वॉल्व इन मैपिंग और ऑल एलिमेंट सेट हैव डिफरेंट इमेजेस। तो अब आती है कि डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है सेट है कि जितने भी एलिमेंट हम मैपिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं वो होंगे हमारे डोमेन ऑफ अ फंक्शन, और सेट बी को हम बोलेंगे कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, यहां पे जैसे एफ ऑफ ए1, अगर हम ए1 डालें फंक्शन में a1 को पुट करें तो a1 की मैपिंग किससे हो रही है, b1 के साथ, और a2 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, b2 के साथ, b4 के साथ, और a3 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, b2 के साथ, और a4 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, b3 के साथ। तो इसका मतलब जितने भी a है जो मैपिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं और जितने भी b हैं वो इन्वॉल्व कर रहे हैं वो पार्ट हैं हमारे फंक्शन के। ठीक है, और बात ये है कि जो जितने भी b हैं, b1, b4, b2, b3, ये सारे क्या होते हैं, a1 को पुट करने पर a1 के साथ मैपिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। मतलब डोमेन क्या हो गई, इनपुट, और इनपुट को डालोगे तो आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट क्या मिलेगा, ये b1, b4, ये सारे आउटपुट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आउटपुट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आउटपुट। तो आउटपुट बेटा जब तो b1, b4 ये सारे, हम अदर वे भी बोले कि ये सारे इमेजेस हैं किसकी, a1 की इमेज क्या है, b1, a1 की इमेज क्या है, b1। तो b1 है हमारी इमेज किसकी, a1 की, और b4 किसकी एफ इमेज है, a2 की, और b2 किसकी एफ इमेज है, a3 की, और b3 किसकी एफ इमेज है, या इमेज भी बोल सकते हो एफ इमेज भी बोल सकते हो, दोनों ही चीजें ठीक है। ठीक है, और जब उल्टा बोला जाए तो a1 क्या हो गई, इसकी प्री इमेज हो गई किसकी, b1 की, और a2 किसकी हो गई है, b4 की, a3 प्री इमेज किसकी हो गई, b2 की, और a4 किसकी प्री इमेज हो गई, b3 की। अब यहां से आती है कि रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन पता हो गया, कोडोमेन पता हो गया, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की कंडीशन क्या होती है। अब हमें पता करना है कि फंक्शन में रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी। तो डोमेन तो सेट ऑफ ए है, डोमेन क्या है, सेट ऑफ ए है, और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस। सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। देखिए प्यारे दोस्तों, अब जितने भी एफ इमेजेस के एलिमेंट होंगे वो रेंज ऑफ फंक्शन होगा। इसका एक सेट बना दिया जाए। देखो रेंज ऑफ फंक्शन यहां पे b1, b4, b3, b4 ये क्या हो गया, हमारा रेंज हो गया। ये सेट ऑफ ऑल, ये क्या है, सेट ऑफ एफ इमेजेस है, सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस है कि नहीं। तो मतलब एफ इमेजेस जितने भी आएंगी फंक्शन की, मतलब सेट एक के एलिमेंट की एफ इमेजेस का जो सेट बनेगा उसी को हम बोलेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। और एक चीज और, अब ये रेंज ऑफ फंक्शन के जो एलिमेंट हैं आपको दिख रहा है कि सेट बी में भी मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर सेट बी में कुछ एलिमेंट इसका सेट बना दिया जाए तो ये उसका सबसेट हो गया कि नहीं हो गया, ये रेंज ऑफ फंक्शन सबसेट ऑफ कोडोमेन हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से एक चीज और निकल के आती है कि जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो कोडोमेन का सबसेट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, एकदम क्लियर हो गया। इन अदर वे वी कैन से दैट कि रेंज ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन को हम सेट ए भी बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए डोमेन क्या है हमारा, a1, a2, a3, a4। तो आप नोट करिए और फिर हम लोग जल्दी से मिलते हैं। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या है, हाँ अब मैंने इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखो बेटा, एक एग्जाम्पल लिया है कि एफ सच दैट ए इंप्लाइज बी, एक फंक्शन ले लिया और ए की वैल्यू जो ए सेट है वो ए सेट को 0, 1, 2, 3 ले लिया, ठीक है, और बी किसके बराबर कर दिया, रियल नंबर के लिए। बी एक सेट ले लिया जो रियल नंबर ले लिया, ठीक है। ए टू बी मतलब ये ए सेट और बी मतलब आर, इनके बीच में एक हमने क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया। और फंक्शन मतलब एफ एक्स की वैल्यू हमने पुट करी, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा बेटा, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 2x + 1। अब इसमें बारी बारी से इनपुट मतलब डोमेन की वैल्यू रखेंगे, एलिमेंट को रखेंगे और एफ इमेजेस को निकालेंगे। जब डोमेन के एलिमेंट को रखेंगे और हर एक एलिमेंट को रखेंगे, अगर ये फंक्शन बनाना है हर एक एलिमेंट को रखेंगे जैसे फंक्शन बनाना है ठीक है। हर एक एलिमेंट को रखेंगे जैसे फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो यहां पे हमने 0 रखा,
तो 0 रखने पे बेटा क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब कितना आ गया, 3 हो गया। कितना हो गया, एफ ऑफ 0 रखा तो क्या हो, 1 आ गया। एफ ऑफ 1 रखा तो 3 आ गया। 2 रखा तो कितना आ गया, 5। अब 3 रखा तो 7। अब इसकी मैपिंग बनाएंगे, क्या करेंगे, मैपिंग। मैपिंग क्या होता है, फंक्शन। फंक्शन बनाएंगे तो a इंटू बी। अब 0 1 2 3 डोमेन के सारे एलिमेंट रख देंगे, और कोडोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रख देंगे। कुछ एलिमेंट सारे दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, मगर मैपिंग दिखा लेते हैं। मैपिंग क्या होते हैं कि 0 की 1 से, 1 की 3 से, 2 की 5 से और 3 की 7 से। तो ये जो डोमेन होगी वो सेट ए होगा, ये सेट ए के बराबर है। और ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस। क्या है, एफ इमेजेस। तो बेटा कभी आपसे एफ इमेजेस ही पूछ सकता है, प्री इमेजेस पूछ सकता है। तो बेटा प्री इमेजेस बता सकते हो, तो प्री इमेजेस का सेट क्या होगा, ये सारी क्या है, ये सेट ऑफ प्री इमेज है। क्या है, ये सेट ऑफ प्री इमेज भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ प्री इमेज। डोमेन को सेट ऑफ प्री इमेजेस भी बोल सकते हैं इन अदर वे। ठीक है, नोट करिए जल्दी से नोट करिए बेटा। ठीक है। समझ में आ गया होगा, आई होप सो। आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमेन, कोई भी फंक्शन दिया जाए उसका अगर आपको डोमेन पता हो और उसका कोडोमेन पता हो और फंक्शन पता हो, तो हम लोग उसमें वैल्यू पुट करके उसकी डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो टाइप ऑफ फंक्शन में हम लोग कौन कौन से फंक्शन पढ़ रहे हैं, प्यारे बच्चों, आंखों के तारे, राज दुलारे। तो प्यारे प्यारे बच्चों देखो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ेंगे, मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे जिसे फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, और सिग्नम फंक्शन भी बोलेंगे। तो बेटा जो टॉप 3 दिख रहे हैं ना, वो मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है मगर यूजफुल है। मगर लास्ट के जो 3 फंक्शन है ना, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर और सिग्नम फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन एनडीए में आता ही आता है हर साल। जैसे मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो आता ही आता है, और हम लोग जब पीवाईक्यू में करेंगे तो उसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से इन फंक्शन को डिस्कस करेंगे, इनके ग्राफ देखेंगे, इनकी डोमेन देखेंगे, इनकी रेंज देखेंगे। तो आपको इनके ग्राफ आने बहुत जरूरी हैं। ग्राफ आएगा, इसकी डोमेन और रेंज आएगी, तो आप क्वेश्चन को इजीली से कर पाएंगे। इनको याद करना है, आपको समझना है। ठीक है, अब आप बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो वाई इक्वल टू एक्स मतलब क्या हुआ, याद आ रहा है कुछ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था अपन लोगों ने 11th क्लास में। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक फॉर्म होता था, y इक्वल टू एम एक्स होता था। तो m यहां पे 1 है, स्लोप यहां पे 1 है, तो y इक्वल टू एक्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का। यही हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। आइडेंटिटी क्यों है कि जैसे ही हम x रखेंगे वैसे ही वैल्यू y वही आएगी, जो वैल्यू y रखेंगे x रखेंगे वही y आएगी, वही इनपुट वही आउटपुट वही इनपुट। तो आइडेंटिटी की तरह रिलेशन होगा, एक साथ चलेगा। इसलिए क्या होगा, इसकी डोमेन भी आर होगी, इसकी रेंज भी आर होगी। अगर डोमेन निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ता है, एक हाथ लेंगे और स्कैनर लगाएंगे। स्कैनर एक्स एक्सिस को स्कैन करेंगे तो देख रहा होगा ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। और जब हम लोग रेंज निकालेंगे तो बाई एक्सिस को स्कैन करेंगे। तो बाई एक्सिस को जब स्कैन करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये भी पूरा ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं, जैसे रियल नंबर। तो इसकी डोमेन भी आर है और इसकी रेंज भी आर है। नेक्स्ट वन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, एफ एक्स इक्वल टू सी मतलब y इक्वल टू सी। सी मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। मैंने एक एग्जांपल लिया कि y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ आपने बनाया था क्लास 11th में, याद है आपको। तो ये होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, y इक्वल टू एक्स ये हो जाएगा, ये हमारी होगी y इक्वल टू 2। ठीक है, y इक्वल टू 2 ये लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप देख रहे हो कि कोई भी x की वैल्यू डालने पर क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी। मतलब डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस, डोमेन तो इसकी r होगी, मगर
हर आर वैल्यू पे इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सी आएगी, मतलब कांस्टेंट ही आएगी। मगर इस वाले ग्राफ के लिए अगर एग्जाम्पल वाला ग्राफ दिया जाए तो उसकी वैल्यू किसी भी आर वैल्यू पे हमेशा 2 ही देगा, तो वो चेंज नहीं होगा, इसलिए इसे बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज नोट डाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो गया? पॉलिनोमियल तो आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, फोर्थ पावर है, पढ़ा ना आप लोगों ने? क्यूबिक तक तो आपने पढ़ा हुआ है। तो पॉलिनोमियल nth पावर की पॉलिनोमियल देखेंगे तो nth पावर का पॉलिनोमियल का जो फंक्शन है उसको क्या लिखते कैसे हैं? a0 प्लस a1x प्लस a2 की पावर x स्क्वायर अप टू an की पावर x की पावर n। तो यहाँ पे एक कंडीशन होगी कि जो कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर होगी, कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर होगी बेटा, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर जीरो हो जाती है तो वो 1 डिग्री कम हो जाएगी। मान लो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो ये मतलब हमारी एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो भाई साहब ये तो क्या हो जाएगी 2x प्लस 4, तो ये तो लीनियर हो गई। क्या हो गई? लीनियर हो गई। तो ये तो क्वाड्रेटिक तो रही नहीं रही। इसके लिए कोई स्टैंडर्ड अगर नहीं बनाया जाए तो ये क्या होगा, तो हमारी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। तो इसलिए क्या गया, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री वो का कॉफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा। बीच वाले जीरो हो जाए कॉफिशिएंट कोई दिक्कत नहीं, मगर जो हाईएस्ट पावर, जैसे क्वाड्रेटिक है तो उसकी x की पावर 2 का जो कॉफिशिएंट होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यूबिक इक्वेशन होगी उसका कॉफिशिएंट कभी जीरो नहीं होगा। x की पावर 3 जो होगी उसका कॉफिशिएंट कभी जीरो नहीं होगा। इसी तरह x की पावर n का कॉफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे जो पावर n है वो हमेशा नेचुरल नंबर रहेगी, और दूसरा जो हमारे कॉफिशिएंट है वो रियल नंबर रहेंगे। और दूसरी बात, इसकी डोमेन भी r होगी, क्योंकि हर r पे ये r ही वैल्यू मिलेगी, और इसकी रेंज भी r होगी। ठीक है, जब बारी बारी से इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसका रेशनल फंक्शन क्या होता है? रेशनल फंक्शन इज अ रेशियो बिटवीन टू पॉलिनोमियल फंक्शन। दो पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो ही हमारा रेशनल फंक्शन होगा। दो पॉलिनोमियल फंक्शन का ही रेशियो ही हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। जैसे हमने कोई fx फंक्शन ली, पॉलिनोमियल ली, एक gx पॉलिनोमियल ली, उनको रेशियो कर दिया तो एक नया फंक्शन बना hx। इसी को हम लोग बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे हम लोग रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन यहाँ पे बस एक कंडीशन होगी, क्या होगी? यहाँ पे एक कंडीशन होगी कि gx जो होगा वो कभी भी क्या होगा? जीरो नहीं हो सकता। जीरो हो गया तो फंक्शन क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। वो हमें लेना नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन सारे कैसे हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो यहाँ पे जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो क्या होगा? r माइनस, बस gx को जहां जीरो हो रहा है वो वाला हमें एलिमिनेट कर लेना है, बाकी सारे वैल्यू r वो रहेंगी, और रेंज तो आपकी r रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस, अब आते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि मॉडुलस फंक्शन का एक क्वेश्चन तो रखा ही मिलेगा आपको एनडीए में। अगला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका भी फंक्शन मिलता है। तो ये दोनों के क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब, और यही बच्चा डर जाता है। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आज हम क्लियर कर देंगे आपको कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने मॉडुलस एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा? ये बनेगा fx इक्वल टू एक्स और fx इक्वल टू माइनस एक्स। आपको पता है कि कभी निगेटिव वैल्यू नहीं होगी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हो तो हमेशा पॉजिटिव की तरह ओपन होगा, और निगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसकी डोमेन होगी, डोमेन देखो, ये ग्राफ को स्कैन किया तो क्या हुआ? हर रियल वैल्यू पे इसकी वैल्यू मिल सकती है। और इसकी रेंज क्या होगी? इसके नीचे तो ग्राफ है ही नहीं बेटा, तो जीरो से ऊपर सारा ग्राफ है, तो क्या होगा? इसको r प्लस भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं जीरो से इन्फिनेटिव ओपन इंटरवल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आगे बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, फ्लोर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर। आप देख लेते हैं इसकी ठीक है, इसको देख लेते हैं, सॉरी, f सच दैट r टू r। ठीक है, ये क्या होगा? f सच दैट r टू r। तो ये फंक्शन जो होगा इसका ग्राफ भी मैं आपको बताऊंगा।
एफ एक्स इक्वल टू बेटा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब यहाँ को थोड़ा समझ लीजिएगा। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा, फिर ग्राफ बनाएंगे जिससे आपको वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे 2.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, मतलब उसके पास वाले इंटीजर का वैल्यू के बराबर होगा, तो मतलब इसका आंसर जो होगा वो 2 के बराबर होगा। अगर यही -2.3 हो जाए तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो क्या होगा बेटा, अब -2.3 से पास वाला जो छोटा स्मॉल इंटीजर क्या होगा, -3 होगा। क्या होगा, -3। अगला वाला आप देखेंगे अगर 0.6 है तो पास वाला इंटीजर कैसा है, 1 नहीं है। कौन सा है पास वाला छोटा इंटीजर, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से 4.56, तो इसका जो पास वाला इंटीजर छोटा कौन सा आएगा, 4 आएगा। तो बात समझ में आ गए होंगे। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, डिफरेंट कलर का पेन लेके बनाएंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, अब गौर से समझिएगा। यहाँ नंबर लाइन पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। मैंने ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, छोटा बना रहे हैं 5 तक ले लिया। यहाँ पे -1 ले लिया, -2 ले लिया, ये -3 ले लिया, -4 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 और -4, ठीक है। तो बेटा आपको मैंने बताया कि अगर 0 और 1 के बीच में आप डिफरेंट कलर का पेन ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया हुआ है। आपने देखा कि 0 और 1 के बीच में अगर हमारा कोई वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें 1 के बराबर ना हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 के बराबर होगी। 0 यहाँ पे हम लोग सर्किल बना लेंगे 0 के बराबर। और अगर वो 1 और 2 के बीच में होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। इसलिए देखिए फ्लोर फंक्शन होगा। और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ा के हाँ 2 तक। अगला वाला 2 से 3 के बीच में अगर हमारा कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 2 से 3 से हमेशा 2 होगी 2 के सामने। और 3 से 4 हमेशा 3 होगी, ठीक है। और 4 से 5 हमेशा 4 रहेगी, ठीक है। अब इसी तरह से निगेटिव में वैल्यू आपको बताएं, निगेटिव वाला नंबर जो छोटा होगा 0 और -1 के बीच में -1 होगा, -1 और -2 के बीच में -2 रहेगा, -2 -3 के बीच में क्या होगा, -3 रहेगा, -3 -4 के -4 रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। आप बताइए मुझे डोमेन क्या होगी इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी बेटा, बता सकते हो। डोमेन तो सारी हो रही है, वो आर होगी। और रेंज हमेशा क्या रहेगी, आप क्या देख रहे हो, हमेशा वैल्यू आ रही है इंटीजर में। कोई मतलब इंटीजर में ही आंसर आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा है। इंटीजर में ही आंसर आ रहा है, ये नहीं कि रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर वैल्यू। रियल इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, बट आंसर हमेशा कैसा आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का किस में आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमेशा रेंज ऑफ फंक्शन किसके बराबर होगा, जेड के बराबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट टू बी नोटेड। समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से समझा देता हूँ कि अगर एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एफ सच डेट आर टू आर है, तो मान लो 2.3 है, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पास वाला स्मॉल इंटीजर क्या होगा, 2.3 का पास वाला भाई 2.3, तो मतलब ये क्या होगा, ये 2 और 3 के बीच में लाई करेंगे, 3 के बराबर नहीं होगे तो 2 क्या होगा, स्मॉल होगा। इसी तरह से -2.3, तो ये क्या होगा, -3 से -2 के बीच में लाई करेगा ये, तो -3 इसका आंसर होगा। ऐसी तरह 0.6 का पास वाला जो स्मॉल इंटीजर होगा वो 0 होगा, और 4.56 का पास वाला जो स्मॉल इंटीजर होगा वो 4 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस तरह से ग्राफ बनाए, इसीलिए फ्लोर की तरह चल रहे हैं ये लोग। तो फ्लोर फंक्शन हो गया, ठीक है। आप इधर भी कर सकते हो, ठीक है।
आप आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आना चाहिए आपको। अब आता है सिग्नम फंक्शन। क्या आता है? सिग्नम। तो सिग्नम कुछ होता नहीं है, देख लीजिए आप, ये भी एफ सच डेट आर टू आर है। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स होगी, या एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स होगी। तो मॉडुलस फंक्शन तो पढ़ ही लिया आपने, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? तो माय डियर फ्रेंड मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी अगर मैं ऐसे बोलूँ मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स। तो अगर इसकी कंडीशन की जाए तो एक्स एक क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन जीरो पे क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन जीरो पे क्या होगा माय डियर फ्रेंड? ये एक्स की तरह ओपन होगा, तो मतलब ये 1 आएगी वैल्यू, और x इक्वल टू जीरो पे ये जीरो आएगी, जीरो बाई जीरो नहीं होगी, जीरो आएगी, ठीक है। और x लेस देन जीरो पे ये माइनस एक्स के थोड़ा होगा, तो ये -1 रहेगा। क्या रहेगा? -1। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ग्राफ सिग्नम फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो इस तरह से बनेगा। ये जीरो है, ये 1 है, और ये -1 है, देख रहा है आपको? तो जीरो कॉमा ये क्या होगा हमारा? कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जीरो कॉमा ये क्या होगा? 0,1 होगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा? 0,-1 होगा, ठीक है। और ये 0,0 होगा, ये ओरिजिन होगा। तो उसकी जो डोमेन होगी, डोमेन तो आप देखो स्कैन करो तो पूरा आर होगा, रेंज केवल 3 ही एलिमेंट होंगे, तो हमारी जो डोमेन होगी वो आर के बराबर होगी इस सिग्नम फंक्शन की। इंपॉर्टेंट है। और उसका जो रेंज होगा वो क्या होगा बेटा? 3 एलिमेंट होंगे, -1, 0 और 1, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आते हैं कि हम लोगों ने डोमेन पता कर ली रियल वैल्यूड फंक्शन की। तो अगर हम लोग कहते हैं कि इस पे क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं, इस पे बेसिक क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कि बहुत सारे फंक्शन के बीच में ऑपरेशन हो रहे हैं और उनकी डोमेन हमें पता है मान लो, और तो उनका जो कॉमन मतलब उनका डोमेन क्या होगा? एक फंक्शन हमारा, जैसे दो फंक्शन को हमने ऐड कर लिया एफ एक्स प्लस जी एक्स, एक की डोमेन D1 है और एक की डोमेन D2 है। तो बस क्या करना है? D1 और D2 की डोमेन का क्या कर लिया? इंटरसेक्शन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? इंटरसेक्शन निकाल लिया। इंटरसेक्शन निकालना तो सिखाया था आपको मैंने, कॉमन एलिमेंट निकाल लिया हम लोगों ने, कॉमन इंटरवल निकाल लिया। तो वही हमारा जो कॉमन इंटरवल होगा वही हमारा उसका डोमेन होगा, उस पर्टिकुलर जो एडिशन वाला फंक्शन बनेगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है, और हमारा प्रोडक्ट वाले में इंटरसेक्शन निकालना है। बस क्या हुआ? डिवीजन वाले में थोड़ा दिक्कत है कि वहाँ पे जो gx है वो जीरो नहीं होना है। तो gx जहाँ पे जीरो होगा उसको एक्सक्लूड कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सक्लूड करेंगे। बस gx जीरो होगा, बाकी कॉमन इंटरसेक्शन निकालेंगे, और gx जहाँ जहाँ जीरो होगा वो वाले पॉइंट नहीं लेने हैं, और बाकी जो कॉमन अपना इंटरवल होगा वो सारा आंसर अपना आ जाएगा। अब जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक डोमेन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक कॉमन एग्जाम्पल, मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, एक ये क्वेश्चन हो गया, और प्लस लॉग एक्स बेस ई, ठीक है। ये दो, एक क्वेश्चन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन एक है। हाँ, अब हमें थोड़ा सा एक चीज़ है कि ये तो पता है आपको, ये नहीं पता है, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो x प्लस 2 का हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? -2 से, इसकी डोमेन होगी D1 की डोमेन क्या होगी? बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनेटिव ओपन इंटरवल होगी। इसी तरह से log x, अब log x में थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल और log पढ़ा देता हूँ आपको। log x का ग्राफ जो होता है log x बेस ई, ये क्या होगा? log x का ग्राफ है। इसकी जो डोमेन होगी वो हमेशा क्या होगी? x ग्रेटर देन 0 होगी हमेशा डोमेन। ये वाला ग्राफ है जब एक log x बेस a है, a ग्रेटर देन 1 का ग्राफ है, और e की वैल्यू तो 1 से ज़्यादा ही होती है, तो log x बेस e की, तो इसका जो डोमेन होगी वो होगी x ग्रेटर देन 0,
और दूसरा x कभी भी 0 के बराबर भी नहीं होगी। log x की वैल्यू क्या, एक मिनट, देखो log कभी भी 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब log x पूरा 0 नहीं होगा। तो एक चीज़ और ले चेक करना पड़ेगा हमें, एक एक चीज़ और चेक करना पड़ेगा, क्या, log x बेस ई एक नॉट इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू ई की पावर 0, मतलब x नॉट इक्वल टू 1। तो हम लोग 1 भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन अगर इंटरसेक्शन करें तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें हम लोग -2 ले लेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद 1 भी लेंगे। तो 1 तो लेना ही नहीं है, 1 तो लेना नहीं है, मगर क्या होगा, -2 से इन्फिनेटिव। तो ये जो D1 है, D1 क्या है, माइनस इन्फिनेटिव, ये मतलब क्लोज इंटरवल है, इसके लिए क्लोज इंटरवल है। तो ये वाला हमारा D1 है। और D2 क्या है, D2 की डोमेन क्या होगी, D2 की डोमेन जो है, D2 बिलोंग्स टू क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 से इन्फिनेटिव ही हो रही है, मतलब 0 से, अब नंबर लाइन पे करेंगे तो 0 और 1 नहीं लेना है, तो 0 से 1, मतलब 0 से 1 लेंगे और यूनियन 1 से इन्फिनेटिव होगा, ठीक है, ये होगी। तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 तो लेना ही नहीं है, ठीक है, तो 0 ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आएगा, वो कौन सा आएगा, 0 और लेंगे, ठीक है। तो D2 जो होगी, D2 कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से 1, और यहाँ से 1 से लेके इन्फिनेटिव। तो आप देख रहे हो कि कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है बेटा, कॉमन रीजन ये आ रहा है और ये आ रहा है, बस ये दोनों एक्सक्लूडेड हो गए। तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा, मैं दूसरे पेन से कर लेता हूँ, ये होगा कॉमन रीजन। तो बस ये एक्सक्लूडेड 1 को नहीं लेना है। तो मतलब क्या होगा, इसका डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ f इक्वल टू D1 इंटरसेक्शन D2, उसकी वैल्यू जो आएगी, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, क्या आएगी, देखो, ये तो पार्ट रहेगा ही नहीं, ये तो कॉमन है ही नहीं। बस कॉमन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 से लेके 1, फिर यूनियन 1 से लेके इन्फिनेटिव। तो ये अपना डोमेन ऑफ एफ आया। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने दोनों का डोमेन निकाल ली। ये डोमेन ऑफ D2 है, D1 और D2 का हमने इंटरसेक्शन निकाला, वो क्या आया, वो आया 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। बात समझ में आ गई? और ये सब हमने किससे द्वारा किया, बेबकर मेथड। ये हमने इंटरसेक्शन निकाल, दोनों का इनिक्वालिटी तो आपको आती होगी, तो इनिक्वालिटी का हमने यूज़ किया और दोनों इनिक्वालिटी के इंटरवल को हमने इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्शन करना बहुत अलग अलग लाइन खींचिए और जो कॉमन लाइन होगी उनको एक साथ देखो, ब्लू लाइन और येलो लाइन जहाँ मैच कर रही, वो ये अपना कॉमन इंटरवल है। तो 0 से 1 और 1 से इन्फिनेटिव, यही आंसर होगा। बात समझ में आ गई? तो मेरा एप्लीकेशन क्या था कि दो फंक्शन के बीच में अगर कॉमन, दो फंक्शन अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होंगे तो उनका जो कॉमन डोमेन निकालेंगे तो उनमें क्या करेंगे, उनका बस कॉमन अलग अलग डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, देखो ये सारी इसी का एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑड फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे f सच दैट a टू b फंक्शन होगा। बस ऑड फंक्शन में क्या हो जाएगा, f ऑफ -x इक्वल टू -fx हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। मतलब अगर हम f(x) में -x रख दें और वो माइनस टाइम्स ऑफ f(x) आ जाए तो हमारा वो क्या फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, आपको पता है एग्जाम्पल, जैसे f(x) इक्वल टू मैंने ले लिया साइन ऑफ x, तो अब मैंने -x रख दिया, तो साइन ऑफ -θ क्या होता है, आपको पता है, -x। इरेज करेंगे, पता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। तो साइन ऑफ -θ आपको पता है, माइनस साइन थीटा, ऑड, पता है। तो मतलब क्या हुआ, तो मतलब इसको f ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ fx हो गया, ये माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ x हो गया कि नहीं हो गया, f ऑफ -x। मतलब जब भी किसी फंक्शन में हम
एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दे, वो माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए, तो वो ऑड फंक्शन होगा। देखो देखो, एफ एक्स हमारा साइन एक्स लिया था और हमने एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दिया, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, आपको प्रॉपर्टी पता है। तो माइनस साइन एक्स, इसलिए साइन इज अ ऑड फंक्शन। क्या होगा, साइन इज अ ऑड फंक्शन। गॉट इट। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी करेंगे हम लोग। अब जैसे इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में भी वही एफ सच दैट ए इम्प्लाइज बी होगा, बस इसमें क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे ये एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आ जाए, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाएंगे, इवन फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल इवन फंक्शन का। जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स रखा, तो आपको पता है बेटा प्यारे बच्चों, माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स के बराबर ही हो जाएगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा। ये इसका क्वेश्चन भी आ जाता है ऑड इवन का, बहुत सिंपल सा। तो बस ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया, तो ये इवन फंक्शन हो गया। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ही सिंपल है। तो बस क्या करोगे, जो भी फंक्शन आपको दिया जाए उसमें एक्स की जगह पे प्लस एक्स रख देंगे, माइनस एक्स रख देंगे, अगर वो प्लस एक्स की जगह प्लस एफ एक्स की जगह के बराबर आ जाए, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, तो वो इवन फंक्शन कहलाया जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ जाए, तो वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। वेरी सिंपल। चलो, अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन देखो, अब पीरियड मतलब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, मतलब एक अगर कोई भी मोशन जैसे होता है तो उसमें पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का वो रिपीट करता है अपना पाथ, तो यहाँ भी अगर फंक्शन का ग्राफ एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपना पाथ रिपीट करता है, तो वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो मतलब फंक्शन नोन एज पीरियोडिक, इट्स नो सेम वैल्यू आफ्टर सर्टेन फंक्शन, फंक्शन नोन एज पीरियोडिक लिखिए, इट इज मतलब पर्टिकुलर, तो मतलब सीधी बात है। ये देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। देखिए साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा ये जीरो है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है। आप देख रहे हो ये जो साइकिल है, ये जो साइकिल है 0 से 2 पाई पे, इसके बाद फिर से वही सेम है और फिर से यही ऐसे ही चलेगी, तो इसका मतलब साइन एक्स क्या हो गया हमारा, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। साइन एक्स क्या हो गया हमारा, मतलब पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम के बाद, टाइम इंटर के बाद पीरियड फंक्शन क्या होता है, अपना पाथ रिपीट करते हैं, सेम वैल्यू रिपीट करते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जीरो आ रही है, फिर यहाँ पे जीरो आएगी, फिर यहाँ पे जीरो आएगी, तो पर्टिकुलर टाइम के बाद ये वैल्यू चेंज मतलब रिपीट करेगी अपनी। तो यहाँ पे अगर हम एक कंडीशन के हिसाब से देख लें, अगर एफ एक्स की वैल्यू से एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर आ जाए, तो मतलब टी यहाँ पे क्या होगा, इसका पीरियड होगा, टी यहाँ पे क्या होगा, पीरियड होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको पता है एफ एक्स इक्वल टू, हम लोगों ने सिंपल सी बात है साइन एक्स ही ले लेते हैं, तो आप देखिए इसका पीरियड क्या होगा, तो पीरियड मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही रहेंगे, तो एफ ऑफ क्या कर देंगे, एक्स प्लस 2 पाई कर लेंगे, 2 पाई, तो क्या होगा साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। तो आपको पता है साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन एक्स के बराबर होता है, पता है ना आपको क्या होता है, साइन एक्स के बराबर ही होगा। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस 2 पाई, तो ये किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। तो मतलब ये टी जो होगा, टी मतलब टी इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई साइन एक्स का पीरियड होगा। क्या होगा, 2 पाई साइन एक्स का पीरियड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड लिख लेते हैं हम लोग। तो साइन एक्स पीरियड फंक्शन पीरियड, तो साइन एक्स कॉस एक्स कॉसेक एक्स सेक एक्स, इन चारों का पीरियड 2 पाई होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। और tan एक्स और cot एक्स का पीरियड जो होगा वो पाई होगा। ठीक है,
अब बात आई यहाँ पे आती है कि पीरियड निकालते कैसे हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब जैसे कोई क्वेश्चन आपको भाई सीधे सीधे साइन एक्स कॉस एक्स कॉसिक एक्स ऐसा दिया जाए तो सीधे आंसर दे दोगे। अब इसको मॉडिफाइड कर दें, जैसे एग्जाम्पल कोई भी, जैसे साइन ऑफ आप यहाँ पे 2x हो गया, तो इसका फाइंड पीरियड, पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड कैसा होगा। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, साइन एक्स का पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना है 2 पाई। ठीक है, तो मतलब इसका टी के बराबर हो गया। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, जब एफ ऑफ ए एक्स हो, ठीक है, तो इसका पीरियड टी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, टी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का डिवाइड कर देंगे, तो इसी का टाइम पीरियड होगा। तो हमारा टी ऑफ साइन 2x क्या हो जाएगा, साइन 2x क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सी बात, टी पीरियड ऑफ साइन एक्स का होता है 2 पाई और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कहता है 2, तो इसका पीरियड हमारा पाई हो गया। गॉट इट, मतलब पीरियड का मतलब उसके कॉफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे tan ऑफ 3x/2, इसका टाइम पीरियड, इसका पीरियड निकालना है, तो पीरियड किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा इसका tan x का पीरियड कितना होता है t, tan x का t ऑफ tan x क्या होता है बेटा, पाई होता है, लिखा है ना आपने। tan x का पीरियड क्या होता है t, तो हमारा पीरियड किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे रूल है t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन यहाँ पे 3/2, तो 3/2 मतलब t मतलब पाई अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर चला गया तो मतलब हो जाएगा 2 पाई/3। तो मतलब इस एग्जाम्पल का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, मतलब पीरियड ऑफ tan 3x/2 इक्वल टू किसके बराबर होगा 2 पाई/3। तो बस कॉफिशिएंट का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते, ये तो सिंगल सिंगल हो गई। अब मतलब एक एग्जांपल ले लेते, कौन सा, अगर जैसे दो फंक्शन हो जाए, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा जो आपको करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स प्लस के एक्स, दो फंक्शन होंगे, उसका पीरियड निकालना है, टी ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ एच एक्स प्लस के एक्स, ठीक है, एच एक्स एंड के एक्स का एलसीएम निकालेंगे। तो वहाँ पे रूल क्या होगा कि ऊपर वाले का न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई। आप ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये समझ के रखिए, एक्साइटमेंट बना के रखिए, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x और प्लस कॉट x/2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होगा भाई साहब कितना होगा 2 पाई/3। कॉफिशिएंट कितना है इसका बेटा, पता है ना आपको, कितना पता है 2 पाई। इसका पीरियड साइन का होता है 2 पाई और कॉफिशिएंट 3, तो उसका डिवाइड कर देंगे 2 पाई/3। और इसका कितना होगा, इसका कॉट का होता है पाई और पाई अपॉन 1/2, तो मतलब हो जाएगा हमारा 2 पाई/3 और 2 पाई। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ऑफ 2 पाई/3 कॉमा 2 पाई। तो बेटा क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर वाले का न्यूमरेटर का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ। तो मतलब एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा 2 पाई और नीचे क्या होगा एचसीएफ ऑफ 3, 1। तो आपका पता है ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा 2 पाई होगा, कितना होगा एलसीएम कितना होगा
4 पाई होगा, कितना होगा 4 पाई, और नीचे का एचसीएफ कितना होगा 1, तो मतलब 4 पाई इसका पीरियड होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया होगा। तो दोनों का अलग अलग एलसी, दोनों का अलग अलग क्या निकालने, पीरियड निकालने, पीरियड निकालने के लिए उसके कॉफिशिएंट को डिवाइड कर दें। जो स्टैंडर्ड मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया है, स्टैंडर्ड क्या बताया टेबल में बताया, देखो साइन एक्स कॉस एक्स कॉसिक एक्स सेक एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, और टेन एक्स कॉट एक्स का पाई होता है। ठीक है, अब एक स्टैंडर्ड और बता देते हैं जिससे सारे क्वेश्चन हो जाएं आपके। क्या स्टैंडर्ड बता देते हैं, ये 1 मिनट, ठीक है, एक और स्टैंडर्ड कवर कर लेते हैं। ठीक है, पीरियड का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, पक्का आएगा। तो एक एक कंसेप्ट और क्लियर कर लेते हैं, क्या कि साइन की पावर n, कॉस की पावर n, और कॉसिक की पावर n, और सेक की पावर n, अगर ये n ऑड है तो इसका पीरियड 2 पाई होगा, और इवन होगा तो इसका पीरियड पाई होगा। ठीक है, और 10 की पावर nx और कॉट की पावर, ये ऑड हो एंड इवन, हमेशा इसका पीरियड पाई रहेगा। ठीक है, बस इतना नोट कर लीजिए। तो मतलब पीरियड के सारे क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है, हो गए कि नहीं हो गए। मैंने फिर से बताया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का, जो भी फंक्शन का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको डिवाइड कर देंगे, स्टैंडर्ड जो पीरियड होगा तो इंडिविजुअल मिल जाएगा पीरियड। अगर अगर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे तो उसके एलसीएम ले लेंगे दोनों पीरियड का, या तीनों पीरियड का, जितने भी पीरियड होंगे। जब वो डिवीजन भी होगी, वो भी हो, तो बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। अब आता है वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन एक रह गया शायद, हाँ मैनी वन फंक्शन रह गया, तो ये हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन हो की मैपिंग होगी, टाइप ऑफ फंक्शन मैपिंग ऑफ टाइप ऑफ मैपिंग। तो टाइप ऑफ मैपिंग पढ़ेंगे हम लोग, टाइप ऑफ फंक्शन भी पढ़ेंगे, है ना, मैपिंग और फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे बन बन फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, बन बन फंक्शन। वन वन मैपिंग भी पढ़ सकते हैं, मैपिंग भी बोल सकते हैं, और फंक्शन वन वन फंक्शन। ठीक है, बन का बन से मतलब क्या होता है, इस तरह से समझ लेते हैं। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है सेट ए, ये सेट बी। एकदम क्लियर समझ लीजिए कि बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इसमें A1 A2 A3 है, इसमें B1 B2 और B3 है। तो बेटा सीधी सी बात है कि मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, मतलब डिफरेंट एकदम, ए का B2 से B4 भी है, B5 भी है, A2 का B3 से A3 का B1। तो मतलब ऐसा नहीं हो कि एक दो एलिमेंट की कोई कॉमन इमेज, मतलब इस तरह से ही हो। ये जो होगा ये डोमेन तो है ही, कोडोमेन है। तो मतलब एफ सच दैट ए टू बी होगा। तो मतलब एवरी एलिमेंट क्या होगा, एवरी एलिमेंट, इसे इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। ध्यान रखना, इंजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट, बन बन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बन बन फंक्शन। तो बन बन मैपिंग में क्या करते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन होगा। तो मतलब एक का एक के साथ इमेज बनाना है, एक का एक के साथ ही इमेज बनाना है, मतलब एब तो फंक्शन इज वन वन, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग वन इमेज इन सेट बी, मतलब बन का बन से, मतलब सीधी सी बात क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आ फंक्शन इज, मतलब सीधी सी बात क्या बोल देंगे कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट है, मतलब एक ही इमेज होगी, वन यूनिक इमेज। एवरी एलिमेंट of set A have one image, one different image.
इन सेट बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। ठीक है, अब बात आ रही है कि वन वन हो गई। अब वन वन जैसे हमको प्रूव करने की जगह वन वन फंक्शन है कि नहीं, तो दो मेथड आपको बता देते हैं कि मतलब यहाँ पे फॉर वन वन, तो वन वन को अगर प्रूव करना हो कि ये वन वन है फंक्शन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि a1 बिलोंग्स टू ए, सेट ए को ही वो कर रहे हैं। तो अगर a1 एफ ऑफ a1 नॉट एफ ऑफ a1 इक्वल टू एफ ऑफ a2 होगा, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि a1 इक्वल टू a2 ही होगा। और अगर एफ ऑफ a1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ a2 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, a1 नॉट इक्वल टू a2 होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, कि अगर a1 हमारा a1 a2 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, दोनों बराबर हैं, तो मतलब दोनों की वैल्यू भी बराबर होंगी। सीधी सी बात है। a1 a2 अगर सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने उस फंक्शन में वैल्यू पुट करी, तो एफ ऑफ a1 इक्वल टू एफ ऑफ a2 के बराबर हुई, तो मतलब इसका मतलब ये बता रहा है कि a1 a2 के बराबर होगी। अगर एफ ऑफ a1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ a2 है, तो इसका मतलब a1 भी a2 के बराबर नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ प्रूव कर पाए तो मतलब ये वन वन है, और अगर नहीं होता है तो अदरवाइज मैनी वन। तो आपको मैनी वन के लिए कुछ प्रूफ नहीं करना है। अगर वो फंक्शन वन वन है तो वो मैनी वन नहीं होगा, अगर वो मैनी वन होगा तो वो वन वन नहीं होगा। गॉट इट? बात समझ में आ रही? मतलब हर एक एलिमेंट, हर एक सेट ए के एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज होगी सेट बी में, और तभी वो वन वन होगा। एक का एक से संबंध, एक का एक से रिलेशन होगा, एक का एक से ही मैपिंग होगी। जब एक की एक से मैपिंग होगी तो मतलब अगर वो दोनों बराबर होंगे तभी उनकी वैल्यू भी बराबर होगी। अगर दोनों डिफरेंट होंगे, अगर दोनों डिफरेंट हुए, दोनों वैल्यू डिफरेंट है, तो उसका मतलब उनकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी, और तभी वो वन वन होगा। ये दोनों चीज़ें में से कोई भी प्रूफ अगर आपने प्रूफ कर दिया तो आपका आंसर सही है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि वन वन है। दोनों मेथड बता देते हैं हम, दोनों मेथड बताएंगे आपको। अब जैसे मैंने ले लिया एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया, सीधी सी बात, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया। ये कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन है। तो हमने क्या किया बेटा, इसमें एक की जगह पे हमने वैल्यू रख दी 1 2 और 3, और जो b ले लिया वो r के बराबर कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी आ गई, एफ ऑफ वन, अगर एफ ऑफ वन की वैल्यू हमारी, एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वन ही आएगी। एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी। ठीक है, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी आएगी, थ्री आएगी। अब तीन ही वैल्यू हैं। अब देखो क्या प्रूफ करना है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये हमारी वन कॉमा a1 और a2 दोनों क्या है हमारी, तो मतलब क्या करेंगे हम लोग, कोई भी वैल्यू सिमिलर सिमिलर रख लेते, डिफरेंट डिफरेंट। तो एफ ऑफ वन कभी भी एफ ऑफ टू के बराबर है नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वन नॉट इक्वल टू टू। तो वन कॉमा टू बिलोंग्स टू क्या है, सेट ए है। देखो वन कॉमा टू बिलोंग्स टू सेट ए है, और वन कॉमा टू को हमने रखा, एफ ऑफ वन निकाला, उसकी वैल्यू अलग है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू हमारी है कितनी, एफ ऑफ वन की वैल्यू वन है, एफ ऑफ टू की वैल्यू टू है। इसीलिए ये कभी भी बराबर नहीं होगी। एफ ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू, और वन इज नॉट इक्वल टू, तो हेंस एफ एक्स इज वन वन। ठीक है, अगर इसका मैं ग्राफिकल मेथड से करूं, ग्राफिकल मेथड से हम दोनों चीज़ें बताएंगे। ग्राफिकल मेथड फॉर वन वन,
तो ग्राफिकल मेथड से वन वन के लिए कुछ नहीं, जैसे मान लो ये एफ एक्स था, ये क्या है, ये है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ बनाया। तो बस क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बेटा, ये देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू क्या करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींचेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींचेंगे। आप देखिएगा इस वाले पॉइंट का एक ही आउटपुट आएगा, इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का एक ही आउटपुट आएगा, इस वाले पॉइंट का एक ही आउटपुट आएगा। तो आप देख रहे हो कि हर एक पॉइंट का एक ही इमेज आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, वन वन हो गया, क्या हो गया, वन फंक्शन। गॉट इट। पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ की लाइन खींचेंगे, अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे, एक पॉइंट पे कट करेगा, वन पॉइंट कट, इफ line parallel to x axis cut the graph only one point, then function is वन वन, अदरवाइज मैनी वन। ठीक है बात, भले एक से ज़्यादा पॉइंट करेगा तो मैनी वन फंक्शन होगा। बात समझ में आ गई, एक मतलब एक पॉइंट पे कट करेगा तो वन वन होगा, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा मैनी वन होगा। और एक दो वैल्यू ले लेंगे, दोनों की वैल्यू रख देंगे, अगर वो बराबर हो गई तो उनकी वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए, और बराबर नहीं हुई तो मतलब उनकी वैल्यू भी बराबर नहीं है, इसका बोलो वन वन है, और वन वन नहीं होगा तो मैनी वन है, तो मैनी वन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आता है मैनी वन। तो मैनी वन फंक्शन, तो मैनी वन फंक्शन क्या होता है, अभी हाल पढ़ा कि एक सेट ए के एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी सेट बी में, मैनी का मतलब मैनी वन, इस तरह से आप देखेंगे एक से ज़्यादा, ये मैनी वन है, ये ऐसे भी हो सकता है, तीन एलिमेंट की वन कॉमन इमेज है तो ये मैनी वन है। ऐसा कुछ दिखाई दे आपको फंक्शन, ऐसा कुछ दिखाई दे तो आपका वो मैनी वन होगा। तो मतलब कह सकते हैं, मतलब ये एक फंक्शन है सेट ए और सेट बी, A1 A2 A3 A4 और B1 B2 B3 B4 B5 B6। ठीक है, तो ये एक B3, ये इसके साथ, ये B5 के साथ B5 रह रहा है, ये अभी मैनी वन नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैनी वन बनाते हैं, मैनी वन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैनी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या करते हैं, A1 और A2 A3, ठीक है, A1 और A3 का एक कॉमन B4 हो गया, तो B1 B2 B3 B5 B6 और A2 का B5। तो आप क्या देख रहे हैं कि A1 और A3 का एक कॉमन इमेज बन रही है, इसलिए मैनी वन है। ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है। तो मतलब क्या होगा, इसको आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे कि मोर देन टू एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन कॉमन इमेज, या एफ इमेज भी बोल सकते हैं, इन सेट बी इज कॉल्ड, ठीक है बेटा, मैनी वन फंक्शन। इसको चेक करने के लिए तो वही वन वन वाला करेंगे। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैनी वन का ग्राफ, दोनों चीज़ों से देख लेते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एफ सच दैट आर टू आर ले लिया, सीधी सी बात है। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया
एफ एक्स की वैल्यू ले ली हमने एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देख लिया एक्स स्क्वायर है दिख रहा, तो क्या करेंगे, एफ ऑफ -1 रखेंगे तो 1 आ रहा है, एफ ऑफ 1 रखेंगे तो 1 आ रहा है, एफ ऑफ 0 रखेंगे तो 0 आ रहा है, एफ ऑफ -2 रखेंगे तो 4 आ रहा है, एफ ऑफ 2 रखेंगे तो भी 4 आ रहा है। तो आप देख रहे हो अगर इसकी मैपिंग बनाई जाए तो क्या देख रहा है, सेट ए सेट बी। तो यहाँ पे मैं 4 ही एलिमेंट ले लेता हूँ, -1 ए टू बी कर लेते हैं, सही रहेगा। -1 0 1 0 और 2 ये 3 ही एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे -1 माइनस मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है। -1 पे भी 1 आ रहा है, और हाँ ये 1 भी है तो 1 पे भी 1 आ रहा है, और -2 पे भी 4 आ रहा है, और 2 पे भी 4 आ रहा है। देख रहा है आपको? तो मतलब क्या हुआ, ये मैनी वन है। क्या है? मैनी वन। तो इसके लिए तो आपको चेक करना नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप देख लो, इसको चेक अगर करोगे भी तो क्या हो जाएगा, मतलब -1 एफ ऑफ -1 इक्वल टू कितना आ गया, एफ ऑफ -1 इक्वल टू 1 और एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया, एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 के बराबर हो गया, मतलब। और जबकि यहाँ पे क्या है, -1 जो है वो 1 के बराबर नहीं है, इसके मतलब ये मैनी वन है, 1 नहीं है, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल तरीका से देखेंगे। ग्राफिकल है तो ग्राफिकल क्या होगा बेटा, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये सही रहेगा। ग्राफिकल मेथड, जैसे कोई कर्व है वो पैराबोलिक है। अब देखो पैरेलल टू, मैंने आपको बताया था पैरेलल टू एक्स एक्सिस करेंगे तो 2 पॉइंट आ रहा है, देख रहे हैं। इन दोनों पे ये x1 ये x2, इन पे ही ये y1 ये वैल्यू आ रही है, तो fx1 इक्वल टू fx2 है। मगर यहाँ पे x1 दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, y1 आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है। गॉट इट? बहुत ही सिंपल है, मतलब सीधी बात क्या है बेटा, जो फंक्शन 1 1 है वो मैनी वन नहीं होगा, जो मैनी वन है वो 1 1 नहीं होगा। एक चीज़ क्लियर हो गई। तो हमने 1 1 पढ़ा, मैनी वन पढ़ा, अब पढ़ेंगे ऑन टू और इन टू। 1 1 हो गया, ऑन टू पढ़ लेंगे, हाँ ऑन टू पढ़ लेते हैं, और इन टू, ठीक है। ऑन टू पढ़ेंगे हम लोग, ऑन टू फंक्शन कुछ है नहीं, ऑन टू फंक्शन कुछ है नहीं कि एफ सच दैट ए टू बी रहेगा। और यहाँ पे बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, क्या रखनी है बेटा, ये सारे रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, मतलब रेंज जो होगी वो कोडोमेन, मतलब सारी की सारी। अब जैसे एक मैपिंग से दिखाते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं। ये एफ है, ए टू बी है, मतलब यहाँ पे A1 A2 और A3, और B1 B2 B3। तो A3 का B1 से ये क्या, हर एक एलिमेंट की मैपिंग हो गई, यहाँ कोई खाली नहीं रहा, मतलब नो एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव, ये क्या होगा, मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव प्री इमेज। तो इसको बोल सकते हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव प्री इमेज इन सेट ए, मतलब सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के उनकी प्री इमेजेस होंगी, तो वो कोडोमेन किसके बराबर हो गया, ये कोडोमेन जो है ये रेंज के बराबर हो गया, और ये डोमेन है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बस रेंज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन फंक्शन, ठीक है। ऑन टू हो गया। अब मैपिंग तो मैंने आपको दिखा दी, अब लिखते हैं इन टू।
मार्कर का कलर चेंज करते हैं, इनटू। इनटू क्या होगा, अब देखो आप गौर से देखना, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्या होगा इनटू फंक्शन क्या होगा, जैसे ये है, दिख रहा है आपको, गौर से बहुत सारे इनटू रहेंगे, सेट ए सेट बी, ये देखो A1 A2 A3 और B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है। जैसे A4 कर लेते हैं, A4 का B1 से, A2 का B3 से, ये इससे और ये इससे। तो आप ये देखो ये खाली रह रहा है, खाली रह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एटलीस्ट मतलब F सच दैट A to B, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव नो प्री इमेज इन सेट ए। मतलब उसमें ऑन टू में क्या बताया था कि सारे के सारे प्री इमेज होनी चाहिए, मगर इन टू में एक खाली रह जाए, मिनिमम एक तो खाली हो, एक से ज़्यादा भी खाली हो जाए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो वो इन टू फंक्शन होगा। एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव नो प्री इमेज in set A is called into function। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको मैपिंग भी दिखा दी इनटू फंक्शन, मतलब ऑन टू और इनटू में क्या फ़र्क है। ऑन टू और इनटू में एक ही चीज़ फ़र्क है प्यारे बच्चों, कि रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, मतलब सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के जो हैं वो सेट क्या हो जाए, वो कोडोमेन के बराबर हो जाए, और सेट बी के साथ उनकी प्री इमेज हो और इन्वॉल्व इन मैपिंग हो, मतलब खाली ना रहे। और सेट बी में अगर कोई एक एलिमेंट जिसकी कोई प्री इमेज बच जाए जो किसी मैपिंग में इन्वॉल्व ना हो, तो ये देखो इसमें तो चारों को होना ही था जो फंक्शन के लिए, ये B5 रह जाता तब भी वो फंक्शन है। अगर रह जाता है कोई एक एलिमेंट, अब एक से ज़्यादा रह जाते तब भी वो इनटू है, मिनिमम एक तो रहना ही चाहिए, एक रह गया, इसलिए एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव नो प्री इमेज इन सेट ए इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। क्या कहता है, इनटू फंक्शन, गॉट इट। अब हम लोग देखते हैं क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या देखते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। बाइजेक्टिव फंक्शन को क्या बोलते हैं, वन ऑन टू। क्या बोलते हैं, वन ऑन टू। पढ़ा ना हमने अभी, यार थोड़ी पर वन भी होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन। वन ऑन टू को ही हम लोग वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। वन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, और वन ऑन टू को हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाइजेक्टिव मतलब, अब ध्यान रखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो वन भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब वन का वन से रिलेशन हो और उसका जो सेट बी के सारी एलिमेंट है उनकी प्री इमेजेस भी हो, तो वो फंक्शन जो कहलाएगा वो वन ऑन टू होगा। तो एफ सच दैट ए इम्प्लाइज बी, तो इस तरह से होगा सेट ए सेट बी। तो जैसे A1 A2 A3 और B1 B2 B3, अब देखो ये क्या है, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, देखो एक का इससे है और इसमें सारे कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है, तो आप देखो इसका रेंज क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, सेट बी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। और एफ ऑफ A1 जो है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ A1 B2, और एफ ऑफ A2 क्या है, एफ ऑफ A2 हमारा है B3, और एफ ऑफ A3 जो है वो हमारा B1 के बराबर। तो मतलब एक का मैपिंग ए से हो रहा है, और रेंज वही है जो कोडोमेन के एलिमेंट है, वही हमारा रेंज। मतलब पहली कंडीशन क्या होगी, वन होगा, दूसरी क्या होगी, दूसरी होगी ऑन टू फंक्शन। ये दोनों होंगी तो ये हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। क्या कहलाएगा, हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। वन फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन, वन ऑन टू तो मैंने पढ़ा दिया। तो अगर फंक्शन को चेक करना है वो वन भी हो ऑन टू भी हो, तो वन क्या होता है, एक की इमेज एक के साथ। मैंने आपको ग्राफिकल मेथड भी सिखाया है, आपको मैंने एनालिटिकल मेथड भी सिखाया है,
और ठीक है, तो 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, दोनों को चेक कर लिया, अगर 1 1 भी हुआ और ऑन टू हुआ तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, और बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो उसका इनवर्स भी मतलब ये इन्वर्टेबल होगा। तो मतलब क्या हुआ, अब हम लोग सीखते हैं इनवर्स फंक्शन। क्या सीखते हैं? इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन कुछ है नहीं, सीधी सी बात है। इनवर्स फंक्शन वही होगा, इनवर्स फंक्शन वही होगा जो 1 1 ऑन टू होगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा उसी का इनवर्स होगा। 1 1 ऑन टू फंक्शन इज इन्वर्टेबल, मतलब उसका इनवर्स पॉसिबल है, मतलब फंक्शन एफ एक्स अगर वो 1 1 ऑन टू होगा तभी उसका इनवर्स होगा। ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात है, अगर उसकी मैपिंग की जाए, उसकी मैपिंग की जाए तो ये हमारा एफ है, ठीक है, एफ सच दैट ये एफ है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। अगर ये वाई इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। तो हमारा ऑन 1 1 ऑन टू मतलब कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा वही हमारा इनवर्स फंक्शन उसका निकाल सकते हैं। अब निकालते कैसे हैं, जैसे निकालते कैसे, फाइंड आउट कैसे करते हैं, पुट एफ एक्स इक्वल टू बाई पुट करते हैं, और इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स निकालते हैं, एक्स इक्वल टू एफ बाई, एंड फाइंड डोमेन निकालते हैं, ठीक है। नहीं, यही हो जाता है, तो यही हो जाता है एक्स इक्वल टू एफ बाई, तो यही हमारा एफ इनवर्स एक्स मतलब हो जाएगा, यही हमारा एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स, इसको रब कर देते हैं, वो हम रेंज के लिए बता रहे थे, रेंज वाला भी बता देंगे अभी, ठीक है। ठीक है, तो यही हमारा, आप एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसको कैसे इन्वर्स निकालना है। तो जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन है, और इसका इन्वर्स निकालना है, क्या निकालना है, एफ इन्वर्स एक्स निकालना है, ठीक है, एफ इन्वर्स एक्स। तो ऐसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक्स वाई प्लस बाई इक्वल टू एक्स प्लस टू कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू टू माइनस वाई कर लेंगे, तो x कॉमन हो जाएगा, तो हमारा y माइनस वन इक्वल टू टू माइनस वाई, तो हमारा x इक्वल टू हो जाएगा टू माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये ठीक है। अभी हम लोग एफ इनवर्स एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये x इक्वल टू एफ फाइव आ गया, x इक्वल टू एफ बाई आ गया, यही एफ बाई जो होगा यही हमारा एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा, जो बोलेंगे बाई की जगह पे एक्स रख देंगे, तो हो जाएगा टू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, यही हमारा एफ इनवर्स एक्स होगा। गॉट इट। आपको पता है ये 1 1 भी होगा, ये ऑन टू भी होगा, क्योंकि ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वन इनवर्स हो गया आपका। अब आता है, जैसे मैंने पीरियड आपको बता ही दिया है, अब आते कंपोजिशन। बाइजेक्टिव बता दिया मैंने आपको, इनवर्स बता दिया, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए क्या होता है कि एफ सच दैट एक्स टू वाई है एंड जी सच दैट वाई टू जेड है, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन होगा गॉफ, जी ऑफ एफ क्या होगा, जी ऑफ गॉफ सच दैट क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, एक्स सच दैट वाई होगा, मतलब इसको बोल सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स होगा, क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, या इसको जी ऑफ एफ एक्स भी बोल सकते हैं। तो मतलब सीधी सी बात क्या होगी, इसकी मैपिंग थोड़ा सा बता देते हैं, कंपोजिशन बता देते हैं थोड़ा सा, एक मिनट।
ठीक है, अब ग्राफ देख लेते हैं इसको। दूसरा कलर यूज़ करेंगे हम लोग कंपोजिशन के लिए, दूसरा कलर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये एक्स है, ये बाई, ये क्या है बाई है, और ये क्या हमारा जेड है। ठीक है, तो ये हमारा एफ होगा एक्स टू बाई, और बाई टू जेड क्या हमारा, ये क्या होगा जी होगा। तो हमारा ये वाला जो होगा फंक्शन वो क्या होगा, ये होगा गॉफ। ये क्या होगा हमारा गॉफ होगा, गॉफ जी ऑफ एफ्स, या इसको जी ऑफ एफ एक्स भी बोल सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड ये एक्स हो गया हमारा, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स है, y क्या होता है y इक्वल से होता है, और ये z इक्वल टू क्या होता है हमारा जी एक्स होता है। तो हमारा क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो मतलब सीधी सी बात है, कंडीशन यहाँ पे क्या होगी कि गॉफ एग्जिस्ट तभी होगा जब रेंज ऑफ एफ किसके बराबर हो, सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा। मतलब रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ के बराबर। रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ हमारी जो रेंज ऑफ एफ क्या होगा, सॉरी गलत, ये थोड़ा सा गलत, सही कर देते हैं इसको। मतलब सीधी सी बात है, रेंज ऑफ एफ किसके बराबर होना चाहिए, मस्ट बी कंडीशन रेंज ऑफ एफ कोडोमेन ऑफ इज सबसेट ऑफ, सॉरी रेंज ऑफ एफ इज कोडोमेन ऑफ जी, सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ जी होगा। तो मतलब फंक्शन एफ का जो रेंज होगी वो जी के कोडोमेन के सबसेट होगी, तभी ये गॉफ निकाल सकता है। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, जैसे एग्जाम्पल गॉफ भी निकालेंगे। जैसे मान लो ये इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है मान लो एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स दिया है हमारा साइन एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। ये तो आर टू आर है, मतलब ये आर टू आर ही होगा, एफ सच डेट आर टू आर। तो ठीक है, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो एक ही रहेगा। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या निकालेंगे, तो जी मतलब जी का एक्स क्या है, मतलब जी मतलब है साइन के एक्स में हमें क्या डाल लेना है, एफ एक्स डाल देना है। मतलब क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जी ऑफ एफ एक्स हो गया। बात समझ में आ गई, यहाँ पे सारी चीज़ें सीख लेते हैं आप लोग। ये जी ऑफ एफ एक्स हो गया। अब सेकंड सीखते हैं हम लोग, एफ ऑफ जी एक्स सीखेंगे। दूसरा कलर ले लेते हैं, एफ ऑफ जी एक्स करेंगे तो एफ ऑफ जी एक्स का होगा, एफ ऑफ एफ का हमारा मतलब एफ के एक्स स्क्वायर में क्या रख देंगे हम लोग, जी एक्स क्या है हमारा साइन एक्स, तो मतलब क्या होगा साइन एक्स की पावर होल स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसमें तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है एफ ऑफ एक्स, तो मतलब क्या होगा एफ के एक्स में फिर से क्या रख देंगे हम, एफ एक्स रख देंगे। ठीक है बेटा, एफ के एक्स में एफ एक्स रख देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्यूब, तो मतलब एक्स की पावर 4 हो जाएगा। एक और रह गया, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। एक हो गया, क्या होगा गॉग, जी ऑफ जी एक्स, इसका मतलब हो गया जी ऑफ जी एक्स। तो जी के एक्स में एक्स रख दिया, तो जी क्या माना हमने, साइन के एक्स में हमने जी एक्स रख दिया, तो क्या आ जाएगा बेटा साइन ऑफ साइन एक्स। तो दिस इज बात समझ में आ गई। तो बस उसके आपको बस रखना, क्या रखना है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ के एक्स में जी एक्स रख दिया, जी ऑफ एफ एक्स का हो जाएगा जी के एक्स में एफ एक्स रख दिया, और एफ ऑफ एफ एक्स मतलब एफ के एक्स में एफ एक्स रख दिया, और जी ऑफ जी एक्स मतलब जी के एक्स में जी एक्स रख दिया। और बस मतलब यहाँ पे अगर कंडीशन हो ए टू एक्स टू वाई, वाई टू जेड, तो ए एक्स टू जेड हो जाएगा। तो रेंज ऑफ एफ किसके बराबर होने चाहिए, सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ सेट कोडोमेन ऑफ जी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोजिशन, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है।
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने कंपोजिशन पढ़ा दिया आपको कि द कंपोजिशन एनी फंक्शन की आइडेंटिटी फंक्शन इज फंक्शन, द कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन इज फंक्शन। तो मतलब कोई फंक्शन कंपोजिशन का किसके साथ, आइडेंटिटी फंक्शन के साथ होगा, वो इटसेल्फ ही होगा, खुद के साथ ही होगा। कंपोजिशन ऑफ एनी इन्वर्टिबल फंक्शन इट्स इनवर्स ऑफ गिवन आइडेंटिटी। तो मतलब इन्वर्टिबल कोई इन्वर्स फंक्शन होगा तो वो भी उसका आइडेंटिटी फंक्शन के रूप में ही रहेगा। और एफ सच दैट एक्स टू बाई, बाई सच दैट जी सच दैट वाई टू जेड, वन वन ऑन टू होगा तो ये इन्वर्टिबल होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर वो फॉग इन वन वन ऑन टू होगा मतलब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारा वन वन है, एफ एक्स वन वन है, और जी एक्स हमारा क्या है, जी एक्स और वन वन ऑन टू फंक्शन है, वन वन ऑन टू है दोनों। तो क्या होगा, फॉर तो वन वन ऑन टू रहेगा तो इसका इन्वर्स, ये इन्वर्टिबल मतलब इसका जो कंपोजिशन होगा, जो इसका कंपोजिशन होगा वो भी हम इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। एफ इन्वर्स अलग निकालेंगे ऑफ जी इन्वर्स, मतलब इसको आप लिख सकते हैं एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ एक्स। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एफ ऑफ जी इन्वर्स को हम लिख सकते हैं एफ इन्वर्स एक्स निकाल लिया अलग से, एफ इन्वर्स एक्स निकाल लिया और जी इन्वर्स एक्स निकाल लिया, और एफ इन्वर्स एक्स में हमने जी इन्वर्स एक्स रख दिया। तो ये हमारा फॉग इन्वर्स के बराबर हो गया, या एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स के बराबर हो गया। इसका मतलब ये तभी होगा जब ये फंक्शन कैसे हो, वन वन ऑन टू, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन हो। ठीक है, तो दोस्तों एक ठीक है रेंज निकालना सिखा देते हैं आज की क्लास का। तो रेंज y इक्वल टू, जैसे मैं बताऊं x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5, इसकी फाइंड रेंज निकालना। ये रेंज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड रेंज। ठीक है, फाइंड रेंज क्या होगा, तो मैंने पहला स्टेप क्या है, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई रख देते हैं। ठीक है, ये एफ एक्स इक्वल टू दिया है, तो y इक्वल टू क्या हो गया बेटा, x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, अब इन टर्म ऑफ y निकालेंगे, तो y x प्लस 5 बाई इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम x के टर्म में x इक्वल टू x वाले कोफिशिएंट, तो वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 3 माइनस 5 बाई हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, x कॉमन हो गया तो y माइनस 1 हो गया इक्वल टू 3 माइनस 5 बाई हो गया। तो मतलब यहाँ से बेटा क्या निकल के आया, x इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 3 माइनस 5 बाई और होल अपॉन बाई माइनस 1। तो बेटा ये हो गया हमारा f, ये क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, ये अब ये हमारा क्या हो गया, f ऑफ बाई, f ऑफ x। ठीक है, यही इन्वर्स है। अब f ऑफ बाई इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 3 माइनस 5x अपॉन x माइनस 1। अब इसकी डोमेन निकाला जाए, हमें रेंज निकालना है ना, तो हमने क्या किया, इन्वर्स निकाल लिया इसका। ये इन्वर्स हो गया तो इसको आपको पता कि सब r पे तो रहेगा, केवल x इक्वल टू 1 पे 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या होगी, इसकी रेंज जो होगी वो होगी r माइनस 1, मतलब x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 हटा के जो r में से x इक्वल टू 1 हटा देंगे, मतलब सीधी सी बात है। तो हमने रेंज क्या निकाला, रेंज के लिए हमने पुट किया एफ एक्स इक्वल टू बाई, और एक्स के टर्म में हमने इक्वेशन निकाल ली, और फिर उसकी डोमेन जैसा कंसेप्ट निकालते थे वो डिनोमिनेटर को हमने पता है ये कैसा है हमारा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो बाकी तो आर रहेगी, मगर यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 1 होगा, तो आर माइनस 1 इसकी रेंज होगी। और डोमेन क्या होगी इसकी डोमेन जो होगी, इसकी डोमेन होगी, बस डोमेन बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, ये होगा हमारा आर माइनस, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर माइनस क्या होगा, -5।
ठीक है। x इक्वल टू -5 पे ये 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसकी डोमेन ये रहेगी और इसकी रेंज ये रहेगी। तो इस तरह से हम लोग जब पी वाई क्यू करेंगे तो आपको ये रेंज निकालना मैंने इसलिए सिखा दिया, काम आएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, दोस्तों थैंक यू करने से पहले, थैंक यू जय हिंद करने से पहले मैं बताऊं, हम लोगों ने पढ़ा है फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। और क्या होता है? इट इज़ बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, और यूनिक इमेज बनती है। उसके बाद हम लोगों ने कई टाइप के फंक्शंस पढ़े, आइडेंटिटी फंक्शन, रेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, और लॉग, बहुत सारे फंक्शन पढ़े। और उसके बाद हमने टाइप ऑफ फंक्शन, मैनी वन, वन ऑन टू, बाइजेक्टिव फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन, ये सारे चीज़ों का यूज़ हम लोग करेंगे PYQ में। तो दोस्तों बने रहिए और इस लेक्चर को अच्छे से समझिए, और समझने के बाद हम लोग मिलेंगे PYQ में NDA के जो रिसेंट ईयर के। तो बहुत ध्यान से थेरी बहुत ध्यान से पढ़ के आइएगा जब हम लोग PYQ करेंगे। तो सायोनारा, नमस्कार, और आप खुश रहें।